सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए भाग 3 हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य उपन्यास एवं कहानी पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस प्रश्न पत्र की अंक योजना। इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न व्याख्याओं से संबंधित होगा, जिसमें 2 व्याख्याएं कहानी संग्रह से तथा 1 व्याख्या उपन्यास से आएगी। कुल अंक इसके 30 होंगे। दूसरा प्रश्न आएगा, 3 प्रश्न पाठ्य पुस्तकों से आएंगे, जिसमें से 1 प्रश्न उपन्यास से और 2 प्रश्न कहानी संग्रह से। 45 अंक का होने वाला है ये भाग। आधुनिक हिंदी कहानी एवं उपन्यास के तत्व एवं भेद 13 अंक का एक प्रश्न आएगा और प्रमुख कथाकारों का परिचयात्मक अध्ययन 12 अंक का एक प्रश्न आएगा। आज के संपूर्ण वीडियो में हम आधुनिक हिंदी कहानी एवं उपन्यास के तत्व एवं भेद पर चर्चा करेंगे, जो कि तीसरे नंबर का प्रश्न होगा। 13 अंक के इस प्रश्न को आज हम पूरी वीडियो में समझने वाले हैं। आइए, आधुनिक हिंदी कहानी एवं उपन्यास के तत्व एवं भेद में हमें 2 ही प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करनी है। पहला, आधुनिक हिंदी कहानी के तत्व एवं भेद, और दूसरा आधुनिक हिंदी उपन्यास के तत्व एवं भेद। अर्थात कहानी और उपन्यास, कहानी के तत्व कौन से हैं, उसके भेद क्या है, उपन्यास के तत्व कौन से हैं, उनके भेद क्या है, इन्हें हमें आज की इस वीडियो में समझना है। तो शुरुआत हम करेंगे आधुनिक हिंदी कहानी के तत्व एवं भेद से। सबसे पहले जानते हैं कि कहानी होती क्या है या कहानी की परिभाषा क्या है। विद्वान इस संदर्भ में क्या कहते हैं, जरा देखें। कहानी के विषय में प्रेमचंद का कथन है कि कहानी वह रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास उसी एक भाव की पुष्टि करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। समझ में आ गया होगा कि जो प्रेमचंद जी हैं वह कहानी को एक गमले की तरह देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी की परिभाषा, कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। एडगर एलन पो के अनुसार कहानी की परिभाषा, कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ ना हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कहानी वह रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास उसी एक भाव की पुष्टि करते हैं। तो हमने विद्वानों द्वारा कहानी की जो परिभाषा है उसको समझा और फिर हमने निष्कर्ष रूप में भी समझ लिया कि कहानी क्या है। अब ये समझने के बाद हम समझते हैं कहानी के तत्व। कहानी के 6 तत्व या अंग इस प्रकार हैं। कथावस्तु, पात्र अर्थात चरित्र चित्रण, कथोपकथन अर्थात संवाद, वातावरण अर्थात देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य। ये 6 तत्व आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला कथावस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा देश काल, पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य। तो ये हैं कहानी के 6 तत्व। अब एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। कथानक को कहानी का शरीर कह सकते हैं। शरीर में जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी तरह कथानक में शेष तत्व प्रतिष्ठित होकर कहानी को जीवंत बनाते हैं।
कथानक एक तरह से अनगढ़ पत्थर के समान होता है, उसी में से कहानीकार आकर्षक कहानी गढ़कर पेश करता है। कहानी के कथानक में ज़्यादा घटनाएं तथा मोड़ नहीं होने चाहिए। कथानक में उत्सुकता, जिज्ञासा तथा प्रवाह होना चाहिए। ज़्यादा लंबा कथानक कहानी को उबाऊ बना देता है। प्राचीन कहानी की बजाय नई कहानी में कथानक बहुत सूक्ष्म हो गया है। अब बात करते हैं पात्र अर्थात चरित्र चित्रण पर। कहानी में पात्रों का चयन करते समय कथाकार पूर्ण सजग प्रहरी की तरह रहता है। हर पात्र का चयन कल्पना के आधार पर, यथार्थ के धरातल पर वह सहानुभूति को लिए हुए करता है, जिसके कारण अंत तक मूल संवेदना पात्र के साथ बनी रहे। मूल पात्र एवं अन्य पात्र आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। कहानी के तथ्य, चरित्र और अनुभूति में आकर्षण होना चाहिए, तभी पात्र का चरित्र चित्रण उभरता है। अब बात करते हैं संवाद की। कथोपकथन या संवाद को कहानी का अनिवार्य अंग माना गया है। पात्रों के जीवन के मंच का चरित्र अपना अभिनय है। संवाद माध्यम से पात्र की मनःस्थिति स्पष्ट होती है। कार्य, व्यापार, घटना, विषय की जानकारी संवाद के माध्यम से ही मिलती है। वातावरण या देशकाल। कहानी में वातावरण या देशकाल कहानी को रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। इसके संवाद भी देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप तो होने चाहिए, साथ ही उनमें सरलता, संक्षिप्तता और कथानक को गति देने के गुण का होना भी अनिवार्य है। भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल तथा पात्रानुकूल हो तथा शैली भावपूर्ण, वर्णनात्मक, डायरी, आत्मकथन आदि किसी भी प्रकार की हो सकती है। कहानी लेखन के समय अत्यधिक क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। उद्देश्य। समाज सुधार, लोगों में जागरूकता एवं मनोरंजन करना आदि कहानी के कुछ उद्देश्य हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए ही हो। प्रत्येक कहानी का अपना एक अलग ही उद्देश्य होना चाहिए। अतः कहानी लेखन के समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कहानी सिर्फ मनोरंजन का साधन ही ना बन पाए। कहानियों से श्रोताओं को मनोरंजन के साथ ही साथ नीति का उपदेश भी प्राप्त होना चाहिए। तो ये तो रहा कहानी के तत्वों। अब हम बात करेंगे कहानी के भेदों पर। तो मुख्यतः कहानी को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। घटना या कथा प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, वातावरण प्रधान कहानी, प्रभाव प्रधान कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, प्रतीकवादी कहानी, सामाजिक कहानी और फंतासी कहानी। एक बार वापस से मैं दोहरा देता हूँ कि कहानी के भेद कौन से हैं। घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, वातावरण प्रधान कहानी, प्रभाव प्रधान कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, प्रतीकवादी कहानी, सामाजिक कहानी और फंतासी कहानी। आइए हम बात करते हैं एक एक कर ये क्या कहलाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं घटना प्रधान कहानी कौन सी होती है। इस कोटि की कहानियाँ घटना प्रधान होती हैं। इनमें घटनाओं के घात प्रतिघात पर अधिक बल होता है। आकाशदीप में घटना प्रधानता देखी जा सकती है। आकाशदीप एक कहानी है। चरित्र प्रधान कहानी, इसमें कहानीकार चरित्र चित्रण को आधार बनाकर कहानी की रचना करता है। यशपाल की पर्दा चरित्र प्रधान कहानी है। चरित्र प्रधान कहानी में लेखक भी पात्र के गुण अवगुण किसी को भी प्रकट कर सकता है। हिंदी में चरित्र प्रधान कहानियों में आविष्कार का श्रेय भी प्रेमचंद जी को दिया जाता है। वातावरण प्रधान कहानी क्या होती हैं कि इस कोटि की कहानियों में बाह्य वातावरण की सृष्टि की किसी भावना या अनुभूति विशेष को कथानक के विकास में प्रधान कारण बनाना अथवा उसे अनुप्राणित करना अभिष्ट होता है। कहानी कला की दृष्टि से ऐसी कहानियां उच्च कोटि की कही जाती हैं। प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी एक वातावरण प्रधान कहानी है। प्रभाव प्रधान कहानी, इस प्रकार की कहानियों में लेखक किसी प्रभाव विशेष की सृष्टि करता है। जैसे अमरकांत की दोपहर का भोजन एक प्रभाव प्रधान कहानी है।
मनोवैज्ञानिक कहानी, इसमें लेखक किसी मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करता है। हिंदी में जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञे आदि ने तो मनोवैज्ञानिक धारणाओं को लेकर ही कहानियां लिखी हैं। प्रतीकवादी कहानी, जिस कहानी में लेखक किसी प्रतीक के माध्यम से अपने प्रतिपाद्य व्यक्त करता है, वह प्रतीकवादी कहानी होती है। जैसे मन्नू भंडारी की त्रिशंकु ऐसे लोगों का प्रतीक है जो ना तो परंपरा से पूरी तरह हट पाते हैं और ना नए को पूरी तरह से स्वीकार कर पाते हैं। सामाजिक कहानी, जिस कहानी में कहानीकार किसी सामाजिक समस्या को उठाता है, वह सामाजिक कहानी होती है। यूँ तो प्रायः सभी कहानियाँ सामाजिक होती हैं, फिर भी पंच परमेश्वर तथा यमराज सामाजिक कहानियों के प्रमुख उदाहरण है। फंतासी कहानी, दुनिया को बदलने के लिए काल्पनिक संसार के निर्माण का प्रयास ही फंतासी का जन्मदाता है। फंतासी का लेख वास्तविक संसार के ऊपर उठकर दिक् और काल की सीमाओं को लांघकर कल्पना के संसार में विचरण करता है। कमलेश्वर की अपने देश के लोग कहानी में अस्पताल की फंतासी खड़ी करके देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया है। इसके अतिरिक्त हास्य प्रधान कहानी, ऐतिहासिक कहानी, अपराध प्रधान कहानी, वैज्ञानिक कहानी, धार्मिक कहानी आदि भी कहानी के प्रकार हो सकते हैं। ये तो रहा कहानी के भेद। अब बात करते हैं हम उपन्यास पर। उपन्यास क्या है? उपन्यास विधा एक ऐसी विधा है जिसका कथा क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। उपन्यास की कथा वस्तु का ताना बाना सामाजिक जीवन से जुड़ा होता है। उपन्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उप अर्थात पास और न्यास अर्थात रखना। इस प्रकार उपन्यास शब्द का अर्थ हुआ पास रखी हुई वस्तु। साहित्य समाज का दर्पण होता है। रचनाकार अपने आसपास जो कुछ देखता है उसे अनुभव करता है और अपनी कल्पना के माध्यम से, अपनी लेखनी से अपनी रचना में उकेर देता है। हमारे आसपास के जीवन से जुड़ी कथा वस्तु होने के कारण वह हमारे लिए रुचिकर हो जाती है। उपन्यास को पढ़ने से ऐसा महसूस होना चाहिए कि इसमें वर्णित घटना हमसे जुड़ी हुई है, इसलिए इसे उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। अब जब हम इसकी परिभाषा जान चुके हैं तो अब बात करते हैं तत्वों पर। तो उपन्यास के निम्नलिखित तत्व हैं: पहला कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा परिवेश, चौथा संरचना शिल्प, पांचवा शैली, छठा संवाद, सातवां भाषा, आठवां प्रतिपाद्य। इस बात को समझिए कि कथा वस्तु से तात्पर्य उपन्यास में वर्णित घटनाक्रम से होता है, उसे ही कथानक कहा जाता है। इसके अंतर्गत वर्णित घटनाओं का विस्तृत चित्रण किया जाता है। प्रासंगिक घटनाओं का वर्णन भी इसमें किया जाता है। वर्णन करने की दृष्टि से उपन्यासकार को किसी प्रकार की बंदिश नहीं होती है। उपन्यास का कथानक क्रमबद्ध होना चाहिए ताकि कथानक में अस्वाभाविकता का खतरा पैदा ना हो, अर्थात एक प्रसंग का दूसरे प्रसंग से संबंध होना चाहिए। कथानक के प्रसंग का विस्तार पूर्वक वर्णन उपन्यास में किया जाता है। काल्पनिक और अवास्तविक घटनाओं का चित्रण उपन्यास में नहीं होना चाहिए, अन्यथा उपन्यास पाठक में कौतूहल का भाव पैदा करने में समर्थ नहीं हो पाता है। आधुनिक उपन्यासों में सामाजिक जीवन से जुड़ी घटना को कथानक में स्थान दिया जाता है। आरंभिक उपन्यासों में कथानक क्रमबद्ध होता था, परंतु आज के उपन्यासों में किसी भी घटना से उपन्यास की शुरुआत की जा सकती है। चरित्र चित्रण, उपन्यास में पात्रों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है, किंतु कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होने के साथ साथ एक से अधिक पात्र महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी करते हैं। चरित्र प्रधान उपन्यासों में प्रमुख पात्र के आसपास ही कथानक घूमता है। जिस प्रकार निर्मला उपन्यास में निर्मला ही प्रमुख पात्र है और उपन्यास का कथानक निर्मला के जीवन पर आधारित है। उपन्यास की समस्त घटनाओं का ताना बाना निर्मला के आसपास ही घूमता है। किसी भी उपन्यास में चरित्र के चरित्रांकन के लिए व्यापक समय रहता है, अर्थात पात्र के जीवन की छोटी से छोटी विशेषता को उद्घाटित करने का अवसर उपन्यास के अंदर रहता है। जिस तरह उपन्यास में व्यक्ति के मनोभावों के आत्मसंघर्ष को रचनाकार कथानक के रूप में स्वीकार करता है, उसमें चरित्र के विकास का विस्तृत समय रहता है। उदाहरण के रूप में प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के प्रमुख पात्र होरी को ले सकते हैं, जो भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार जैनेन्द्र के उपन्यासों में व्यक्ति के अंतर्द्वंद को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उपन्यासकार अपने उपन्यासों में व्यक्ति के मनोभावों का सूक्ष्म अंकन करता है। उसके पात्र कथानक में विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। परिवेश यानी वातावरण। परिवेश का तात्पर्य है कि
उपन्यास में जिन घटनाओं का वर्णन किया जाता है वह घटनाएं किस काल से, देश और किस स्थान से संबंधित हैं। परिवेश के अंतर्गत इस प्रकार की समस्त जानकारी प्रस्तुत की जाती है। जिस काल का उपन्यासकार अपनी रचना में वर्णन करता है उसे उस काल का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी वह रचना के साथ न्याय कर पाता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में रचना में अस्वाभाविकता आ जाती है। अगर रचना में जीवन का यथार्थ अंकन नहीं होगा तो पाठक को रचना पढ़ने में अरुचिकर लग सकती है। यदि उपन्यासकार कथा वस्तु को ग्रामीण जीवन के आधार पर प्रस्तुत करता है तो उसे ग्रामीण जीवन के परिवेश की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक रचनाकार उस परिवेश का पूरी सूक्ष्मता और गहनता के साथ अध्ययन नहीं कर लेता तब तक वह यथार्थ चित्रण की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अन्यथा रचना में बनावटीपन आ जाएगा। कथा वस्तु का संबंध किसी कालखंड और समय विशेष से जुड़ा होता है। रचनाकार को उस कालखंड की उचित जानकारी आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई कथा वस्तु किसी काल विशेष से जुड़ी है तो उस काल की विशेषताओं का ज्ञान रचनाकार के लिए जरूरी होता है। यदि रचनाकार गुप्त काल से जुड़ा है तो उस कालखंड की जानकारी आवश्यक होती है। संरचना शिल्प। संरचना शिल्प से अभिप्राय उपन्यास की शैली से लिया जाता है। उपन्यास में किस प्रकार की भाषा और संवादों का उपयोग किया गया है। कुछ उपन्यासों का अध्ययन करने के बाद कुछ अंतर देखे जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक उपन्यासकार की रचना शैली अलग होती है। उपन्यास की रचना करने का ढंग भी अलग होता है। अपनी योग्यता के आधार पर वह भाषा और संवाद योजना को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करता है। शैली। शैली से अभिप्राय रचना लिखने के ढंग से लिया जाता है। उपन्यासकार की व्यक्तिगत रुचि और विषय वस्तु के कारण ही शैली में बदलाव देखने को मिलता है। रचनाकार जिस तरह से कथा वस्तु को वर्णित करता है उसके कारण शैली में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी रुचि के कारण ही कुछ रचनाकार मानव जीवन के बाह्य पहलू को उजागर करते हैं तो कुछ मानव के मनोभावों को वर्णित करते हैं। यदि प्रेमचंद के उपन्यासों पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि प्रेमचंद ने जीवन के बाह्य पक्ष को अपनी रचनाओं में उजागर किया है। सामाजिक जीवन का चित्रण करते समय वे कभी कभी पात्रों की मनोदशाओं का भी बड़ा मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं, परंतु यथार्थ जीवन का चित्रण ही प्रेमचंद का मुख्य विषय है। संवाद। संवाद से तात्पर्य उपन्यास में पात्र आपस में वार्तालाप जिसके कारण कथानक आगे बढ़ता है, ऐसे वार्तालाप को ही संवाद कहा जाता है। संवाद के माध्यम से कथा वस्तु आगे बढ़ती है और पात्रों के चरित्र की विशेषताओं का भी आभास होने लगता है। यदि उपन्यास के पात्र शिक्षित हैं तो उनके संवाद भी उसी आधार पर होने चाहिए। जिस परिवेश का पात्र होगा उसी परिवेश पर आधारित संवाद कथा वस्तु को रुचिकर बनाते हैं। प्रेमचंद के पात्रों के संवाद का उदाहरण द्रष्टव्य है। जैसे ग्रामीण पात्र होरी है तो होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे ये चिंता है कि सवेर को हो गई तो मालिक से भेंट नहीं होगी। भाषा के माध्यम से उपन्यासकार उपन्यास को रोचक बनाता है। उपन्यास की भाषा अगर सहज और पात्रानुकूल भाषा के उपयोग से पात्र जीवंत प्रतीत होते हैं। कई बार रचनाकार को पात्रों की अतिरिक्त अपनी तरह से भी कुछ अभिव्यक्त करता है। ऐसी स्थिति में उपन्यासकार की भाषा थोड़ी भिन्न हो जाती है। भाषा को सरल और सहज बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और छोटे छोटे वाक्यों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य से तात्पर्य उपन्यासकार के उद्देश्य से लिया जाता है। उपन्यास में क्या वर्णित किया गया है और क्यों कहा गया है उसे ही उद्देश्य कहा जाता है। उपन्यासकार के उद्देश्य को जानने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि उपन्यास को ठीक से समझें, उसके बाद उसमें दिए गए संदेश को समझें। उस संदेश की सामाजिक और साहित्यिक समीक्षा के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि उपन्यासकार ने जिस संदेश को अभिव्यक्त किया है वह कितना सही है और पाठकों पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। हर रचना का अपना एक उद्देश्य होता है। आइए अब बात करते हैं उपन्यास के भेदों पर। उपन्यास के निम्नलिखित भेद होते हैं: कथा वस्तु के आधार पर, चरित्र चित्रण के आधार पर, परिवेश के आधार पर, संरचना शिल्प के आधार पर, शैली के आधार पर, संवाद के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रतिपाद्य के आधार पर। इन सब आधारों पर उपन्यास के भेद होते हैं। लेकिन कथा वस्तु के आधार पर उपन्यास 6 प्रकार का होता है मुख्यतः: ऐतिहासिक उपन्यास, पारिवारिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, पौराणिक उपन्यास, घटना प्रधान उपन्यास और भाव प्रधान उपन्यास। यदि हम इन सभी भेदों पर चर्चा करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कहानी और उपन्यास के विषय में जितनी जानकारी आपको दी जा सकती थी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उसको मैंने आपके साथ साझा किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ समझ में ना आया हो
तो मुझे कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।